जी अस्सलाम वालेकुम. This is Dr. Ahmed Hassan and I'm the Chief Mentor and Program Head for Med Exam Expert and StudyMates initiative for FCPS Part 1 and MBBS. So today's session has been planned specifically for final year MBBS, and it has been specifically designed so that you guys can understand the clinical aspect of your preparation regarding your OSPE, your short cases, your long cases. Since in this era of COVID-19, you guys have not been able to attend wards, and as per my knowledge, most of you have not been able to basically appear in examinations that are ward tests, and even are unaware of the facts that how to go about examining the patients and how to go about history taking. So this specific session has been planned for this very reason कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता हो कि once you start preparing for OSPE after your theoretical examinations, ठीक है, तो उसके बाद आपको पता हो एग्जैक्ट कि आपने क्या चीज़ प्रिपेयर करनी है, किस जगह से करनी है, किस तरीके से करनी है, अप्रोच क्या होनी चाहिए, और अल्टीमेटली आपकी जो हिस्ट्री टेकिंग की स्किल्स हैं, जो क्लिनिकल एक्यूमेन है, वो किस तरीके से आपने एस्टेब्लिश करना है इतने लिमिटेड टाइम में. तो पहले तो मुझे ये बताएं कि आप सबको आवाज़ आ रही है, तो ताकि मैं फिर उसके बाद फिर शुरू करता हूँ. ठीक है जी. अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो है हिस्ट्री टेकिंग. हिस्ट्री टेकिंग जो है वो बेस बनाती है आपके लॉन्ग केस का. लेकिन आपकी जो भी ऑस्पी होगी उसके 4 पार्ट्स होते हैं. नंबर 1 आते हैं स्टैटिक स्टेशंस. स्टैटिक स्टेशंस होते हैं बेसिकली रिटन फॉर्म में जो आपने डिलीवर करना होता है अपना कॉन्सेप्ट. क्वेश्चंस होंगे जैसे आपके एससीक्यूज आते हैं उसी तरीके से आपके स्टैटिक स्टेशन से होता है, लेकिन उस पे ज़्यादातर कभी डायग्नोसिस पूछ लेते हैं और बहुत छोटी-छोटी चीज़ें पूछते हैं जो कि आपकी थ्योरी से आ रही होती है. सेकंड नंबर पे आते हैं ऑब्जर्व्ड स्टेशंस. ऑब्जर्व्ड स्टेशंस वेरी करती है, उसमें काउंसलिंग वगैरह भी आ सकती है. ये सारी चीज़ें मैं आपको आहिस्ता-आहिस्ता आगे चलता हुआ बताता जाऊँगा, ठीक है. थर्ड पे आते हैं शॉर्ट केसेस. शॉर्ट केसेस में बेसिकली आपके आते हैं एग्जामिनेशंस, ठीक है. आपसे किसी एक स्पेसिफिक सिस्टम की एग्जामिनेशन करवा लेते हैं, या फिर जैसे पेरोटिड ग्लैंड की एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, इनग्वाइनल हर्निया एग्जामिन करवा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, ठीक है. और नंबर 4 पे आपके आता है लॉन्ग केस, जिसमें आपकी हिस्ट्री टेकिंग से लेके एंड तक डायग्नोसिस बनानी, उस टॉपिक पे वाइवा, और वो वाइवा इधर-उधर भी जा सकता है, ठीक है. तो ये 4 एस्पेक्ट्स हैं आपकी कोई भी ऑस्पी जब होगी किसी भी सब्जेक्ट की फाइनल ईयर में, तो यही 4 एस्पेक्ट्स जो हैं वो कवर होते हैं, ठीक है. अब मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ ताकि मैं जो डॉक्यूमेंट पहले शेयर किया था, ठीक है, उसके हिसाब से आपको मैं बता सकूँ. सो कैन यू गाइस बेसिकली सी दिस डॉक्यूमेंट? क्लियर नज़र आ रहा है तो मुझे बताइए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता चलता हूँ आगे. ठीक है. अच्छा, अब इसमें करना आपने क्या है, पहले मेडिसिन से शुरू करते हैं, ठीक है. मेडिसिन की जो ऑस्पी है उसका फॉर्मेट क्या है. बेसिकली 11 स्टैटिक स्टेशन आते हैं, ठीक है, 5 मार्क्स ईच, तो 55 मार्क्स हो जाते हैं. 2 इंटरेक्टिव स्टेशन आते हैं, 5 मार्क्स ईच, तो 10 मार्क्स हो जाते हैं. शॉर्ट केसेस 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं. टोटल मार्क्स इसके 120 और बारी बारी 2 शॉर्ट केसेस थे, ठीक है. और उसके बाद लॉन्ग केस आ जाता है 90 मार्क्स का. ये तो हो गया फॉर्मेट, ठीक है. अब तैयारी करनी कैसे है, निहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बारी बारी चलेंगे. स्टैटिक स्टेशंस के लिए पहले तो आपको सारे जो लिंक्स हैं ना वो इस फाइल के अंदर भी हैं. अगर आपसे यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहे तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द स्टडी मेट्स फेसबुक पेज, ठीक है. बुक्स कौन सी फॉलो करनी है,
स्टैटिक्सेशन से शुरू करते हैं। अनका की ऑस्पी की बुक आती है, इट हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड ऑन द फेसबुक पेज ऑफ स्टडीमेट 2, ठीक है, आप उधर से करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक स्टेशंस के लिए जो ऑस्पी के लिए लिंक्स दिए गए हैं स्टडीमेट के पेज पे, और एमॉन की ऑस्पी है स्टडीमेट के पेज पे, ये दोनों लिंक्स ऑलरेडी मौजूद हैं, आपको दिखाता हूं। ये देखिए सम इंपॉर्टेंट मेडिसिन ऑस्पीज, आपने करना क्या है, इसको करना है कॉपी, ठीक है, और आपने डायरेक्ट जाना है और पेस्ट कर देना है, तो आपके सामने ऑस्पी आ जाएगी, खुल जाती है अभी, ठीक है। ये ऑस्पी अभी ऐसे ऐसे लोड होगी, नेट मेरे ख्याल से स्लो हुआ हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से ये सारे ऑस्पीज हैं, ठीक है, मेडिसिन की। बिल्कुल इसी तरीके से आप जब मूव करोगे तो ईसीजीज आ जाएंगी, ईसीजीज भी आपके स्टैटिक स्टेशन में ही आती है, ठीक है। ऐसे ही कॉपी करोगे पेस्ट करोगे तो आ जाएंगी। ये अनका की जो बुक है मेडिसिन हॉस्पीस वो आ गया, ये हॉस्पी का फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये चीजें हो गई आपकी सारी की सारी स्टैटिक स्टेशंस के लिए। लिंक टू ऑस्पीज, एमॉन की ऑस्पी और ईसीजीज, और रेडियोलॉजी मेडिसिन के लिए एक्सरेज होते हैं, जिसमें ज्यादातर मोस्ट कॉमनली जो है ना वो चेस्ट एक्सरे रखा होता है, ठीक है, उसके बारे में पूछा होता है, तो वो इजी है, बहुत इजी है। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे इंटरप्रिटेशन ऑफ चेस्ट एक्सरे, तो आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक हो गया। ये स्टैटिक स्टेशंस के लिए आ गया। अब चलते हैं हम अगली एक और इंपॉर्टेंट चीज पे कि स्टैटिक स्टेशंस में एक तो ये ऑस्पीस करनी है, और क्या करना है, और जो थ्योरी बुक्स है ना आपकी, निहायत निहायत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने चीजें पढ़ी हुई हैं अपने थ्योरी की तैयारी में, जिस जिस जगह से भी पढ़ी हुई हैं, वो भी मैंने आपको पहले एक सेशन पूरा किया था जिसमें मैंने बताया था कि M1 कहाँ से प्रिपेयर करना है, M2 कहाँ से प्रिपेयर करना है, एक एक चीज की मैंने डिटेल बताई थी, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज प्रिपेयर करनी है, ठीक है। वो सारी चीजें पढ़ के जानी है आपने। थ्योरी पढ़ेंगे तो ये स्टैटिक स्टेशंस होंगे। सिर्फ ये जो ऑस्पीज रिपीट हुई हुई है इन पे डिपेंड नहीं करना, ये आपको आइडिया देंगी कि किस तरीके का और किस कैलिबर का जो है ना वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन आप मेरी तरफ से आप अगर 2000 क्वेश्चंस भी करके चले जाते हैं ना, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि आपने उस चीज का आंसर वो क्यों किया है, आपको थियरी की चीजें क्लियर नहीं है, तो यू वोंट बी एबल टू कॉन्फिडेंटली अपेयर इन द ऑस्पी ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो थ्योरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, उस पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। थ्योरी along with these OSPI links and ECGs that are posted along with radiology are must for the static stations of medicine and allied। यहां तक क्लियर हो गया है तो यस लिख के फिर मैं आगे चलता हूँ। अगर कोई क्वेश्चंस है तो यहाँ पे पूछ लें स्टैटिक स्टेशंस के बारे में। अब चलते हैं हम लोग ऑब्जर्व स्टेशंस की तरफ। ऑब्जर्व स्टेशंस की तरफ जब आप चलते हैं तो आपके पास ऑब्जर्व स्टेशंस का मेरा कहने का मकसद है, पहले जो है आपके ये शॉर्ट केसेस। इंटरेक्टिव स्टेशंस जो है ना वो आपके आते हैं इस तरीके के, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मतलब कि इस तरीके के आ जाते हैं कि यू शुड काउंसिल अ पेशेंट हु इज हैविंग डायबिटीज, के उसकी डाइट किस तरीके की होनी चाहिए। टीबी का इंफॉर्मेशनल केयर आ जाता होता है, ठीक है। कभी कभी ये आ जाता होता है कि एक पेशेंट है, ठीक है, वो अपनी डाइट ठीक नहीं कर रहा, मॉर्बिडली ओबीज है, तो आप उसको कैसे काउंसिल करेंगे। ये सारी चीजें जो है ना दे आर प्रेजेंट इन द बिहेवियरल साइंसेस सेक्शन ऑफ वार्डमेट। मैं पहले वार्डमेट दिखाता चलूँ। दिस इज द बुक वार्डमेट, ठीक है, ये बुक है, और ये इसका कवर है।
अब इसमें जो बिहेवियरल साइंसेस वाला सेक्शन है ना, ठीक है, उसके अंदर मैं आपको टॉपिक्स कुछ बताता चलता हूं, जैसे कि हाँ, देखिए ब्रेकिंग बैड न्यूज, एचआईवी की, सीए लंग की, सीए लिवर की, इसके अलावा आ जाती है आपके पास जो इसमें ज्यादा पूछा जा सकते हैं ना आपसे, ये वाला हेल्थ बिलीफ मॉडल पूछा जा सकता है, टीबी इंफॉर्मेशनल केयर पूछा जा सकता है, रिमूविंग द मिसकंसेप्शन ऑफ सीए स्टमक पूछा जा सकता है, ठीक है, कंप्लायंस का पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो मैंने आपको 3-4 चीजें बताई हैं कि डायबिटीज का पेशेंट आ सकता है, ठीक है, उसकी काउंसलिंग पूछ सकते हैं, ठीक है, एक पेशेंट है, ठीक है, वो अपनी दवाइयां टाइम पे नहीं ले रहा, उसकी काउंसलिंग पूछ सकते हैं, इस तरीके की चीजें होती हैं। लेकिन जब आप ये बिहेवियरल साइंसेस के स्टेशन पढ़ेंगे ना काउंसलिंग के, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने किस तरीके से बात करनी है, अंदाज क्या होना चाहिए बात करने का, स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, और आपकी जो एक एक्यूमेन है ना वो एस्टेब्लिश हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि अगर टीबी इंफॉर्मेशनल केयर है ना, ठीक है, तो उसको आप किस तरीके से डील करेंगे। टीबी इंफॉर्मेशनल केयर का मतलब है कि आपने उसको बताना है कि टीबी उस बंदे को है, ठीक है, तो आपने उसको इन्फॉर्म करना है कि ये टीबी की डिजीज किस तरीके की है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने ये लिखा हो, मैं इसको रीड कर देता हूँ कि आपको अंदाजा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद है, मैं आपकी बीमारी के मुतालिक आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा, उम्मीद है आप करिए आप ताउन करेंगे। पेशा वराना तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे दरमियान की गई सारी गुफ्तगू को सीगाए राज में रखा जाएगा, मतलब कि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर ली है, ठीक है। अब आपने पूछना है कि उस पेशेंट को अपनी डिजीज के बारे में क्या पता है, आप अपनी बीमारी के बारे में क्या जानते हैं, फिर डॉक्टर्स ने आपको आपकी बीमारी के बारे में क्या बताया है। अब वो ज़ाहिर बात आगे से जवाब देगा कि उसको ट्यूबरकुलोसिस है, वो ट्रेन्ड पेशेंट तो नहीं होते, ऑब्वियसली वो बैठे होते हैं लोग, एचओस को बिठा लेते हैं या फिर कोई पीजी बैठ जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपको टीबी का मर्ज है, अब आगे टीबी की सारी इंफॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। टीबी एक साइंसी मर्ज है जो कि एक जरासूमा की वजह से होती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके फेफड़े मामूल के मुताबिक काम नहीं कर पाते। इसकी वजह से आपको कमजोरी होगी, खांसी होगी और रेशा भी होगा। अब मैंने साइंस एंड सिम्टम्स दोनों बता रहा हूँ, ठीक है। नींद में खांसी खांसी कमी वाकई होगी और रात को पसीने भी आएंगे, नाइट स्वेट्स और स्लीप डेप्रिवेशन की बात हो गई, ठीक है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि इंसान से दूसरे इंसान तक सांस के जरिए मुंतकिल होती है। अब यहां तक मैंने टीबी के बारे में उनको सब बता दिए, समझ लगी है यहाँ तक। अब आगे मैं चल रहा हूं तो मैंने उनको बताया है कि टीबी एक ऐसी मर्ज है जिसका इलाज मुमकिन है, जिसमें आपको 9 महीने में अद्वियात के जरिए सेहत याब किया जाएगा। लेकिन आपने इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप उन अद्वियात का इस्तेमाल बाकायदगी से करें। यानी कि मैंने यहाँ पे इंश्योर किया है कि मैंने पहले उसको डिलीवर किया, बीमारी के बारे में बताया, सबसे पहले मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की, एक अपनी रेपो बनाई, उसके बाद मैंने उसको डिजीज के बारे में इंफॉर्म किया, डिजीज के बारे में उससे पूछा वो क्या जानता है, उसको क्या बताया गया है, उसके बाद फिर मैंने उसको डिजीज के बारे में समझाया कि डिजीज है क्या, उसमें क्या सिम्टम्स आए हैं, उन्हें क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, और अब इलाज की तरफ आ रहा हूं मैं, ठीक है। तो लेकिन आपने इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप उन अद्वियात का इस्तेमाल बाकायदगी से करें, वरना ये बीमारी आपको नुकसान पहुंचाएगी। यहाँ पे मैं कंप्लायंस जो है ना, ठीक है, उसको मेंटेन रख रहा हूँ, कंप्लायंस जो है उसको इंश्योर करवा रहा हूँ कि वो कंप्लायंस के साथ दवाइयाँ लेता रहे, ठीक है, ट्रीटमेंट कंप्लायंस अच्छी हो। इसके अलावा कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिससे आपके घर वाले आपकी उस मर्ज से बच सकते हैं, क्योंकि टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज है, इट कैन स्प्रेड टू द फैमिली, ठीक है। तो अब हमें इंश्योर करना है कि उसको ये भी पता हो कि उसकी फैमिली ने कैसे बचना है, ठीक है। आपको अपने बर्तन घर वालों से अलहदा करने होंगे, खुली फिजा में सांस लेना होगा, ठीक है। इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल करें। जब मैंने सारी चीजें उसको बता दी तो एंड में मैंने उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक की है, क्या आपको मेरी ये बात समझ लग रही है, क्या आप मुझसे कुछ और पूछना चाहेंगे इसके बारे में, ठीक है। और एंड पे आपने उसको एक दफा फिर एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है, कहने उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बताई गई तदाबीर पर अमल करेंगे और दूसरों को भी इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने अल्लाह हाफ़िज़ कह देना। कहने का मकसद है कि ये एक वार्डमेट के अंदर टीबी इंफॉर्मेशनल केयर की एक एग्जाम्पल है, कोई भी डिजीज वहां पे रख सकते हैं, और वो सारी की सारी डिजीजेस जो हैं वो आपने पढ़ी होंगी। मेनली यही ये 2-3 डिजीजेस ही होती हैं, टीबी होती है, निमोनिया हो सकता है, इसके अलावा टाइफॉइड पूछ सकते हैं, फूड पॉइजनिंग के बारे में आ सकता है,
ठीक है, ये कुछ इस तरह की चीजें हैं जो आपको वैसे ही पता होती है, ठीक है, लेकिन अंदाजे बयान और बात करने का तरीके ये होना चाहिए जो वार्डमेट के बिहेवियरल साइंसेज सेक्शन में। ऑल क्लियर? अगर क्लियर हो गया तो यस लिखे, फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है, अब बिहेवियरल साइंसेस वाले सेक्शन को आपने स्किप नहीं करना, इस वजह से कि आपको ये हर जगह हेल्प करेगा। आगे चलते हैं, ये हो गए आपके स्टैटिक स्टेशंस और जो आपके थे इंटरैक्टिव स्टेशंस। ये 65 मार्क्स की आपकी तैयारी इस तरीके से होगी। ऑस्पीज थ्योरी एंड बिहेवियरल साइंसेस पोर्शन ऑफ वार्डमेट। ठीक है, अब चलते हैं शॉर्ट केसेस की तरफ। शॉर्ट केसेस में होता क्या है कि आपको वो एक एग्जामिनेशन दे देते हैं, ठीक है, हो सकता है 4 शॉर्ट केस, तो हो सकता है सिर्फ 2 हो, और अगर 2 होंगे तो हर शॉर्ट केस के 60 मार्क्स होंगे, टोटल 120 मार्क्स उन्होंने पूरे करने ही करने। अब जब उसमें वो आपको एग्जामिनेशन देंगे, ठीक है, तो एग्जामिनेशन में आपको कोई भी एग्जामिनेशन दी जा सकती है। एब्डोमेन की दे सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की दे सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉम फ्रंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉम बैक, ठीक है, सीवीएस की आ सकती है, ठीक है, उसके अलावा मतलब कि ये सारी एग्जामिनेशन जो है, न्यूरो की आ सकती है, उनकी मर्जी है, वो जौन सी मर्जी दे, ठीक है। लेकिन अब मसला कहाँ पे होता है, आप लोग पढ़ते हो मैक्लियोड, आप लोग पढ़ते हो बेड साइड, लेकिन इन दोनों चीजों में लिखा बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन जो एक उस चीज को ट्रांसलेट करना होता है ना इन द शॉर्ट केस, बिल्कुल उस तरीके से एग्जामिनेशन करने का जो अंदाज है वो वहां पे नहीं है, ना बेड साइड में है, ना मैक्लियोड में, ठीक है। वो उसको मैं तो उसको रेफर करता हूँ जो देसी तरीका होता है ना एग्जामिनेशन करने का, जो एक आम पेशेंट के पास आप गए हो, आपने उस तरीके से एग्जामिनेशन करनी है, वो एग्जैक्ट जो स्टेप्स है ना वो वार्डमेट के अंदर लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आपको आई है, चलें कोई भी उठा लें एग्जामिनेशन, छोटी वाली देखते हैं, ठहरे, ये तो वैसे बड़ी है, खैर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में जगह जगह लिखा होगा, आपको पता है कि इंस्पेक्शन करनी होती है, पल्पेशन करनी होती है, परकशन करनी होती है, ऑस्कल्टेशन करनी होती है, ये 4 हर जगह है, लेकिन किस तरीके से ये मिसिंग है। उसके लिए आपने वार्डमेट को सामने रखना है। सबसे पहले कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है ना, वार्डमेट पढ़नी है, वार्डमेट से पढ़ेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है कि ये वीडियोस खोलनी है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाली, ये जो लिखा हुआ है मेडिसिन एग्जामिनेशन परफॉर्म बाय मी, ठीक है, इसको करेंगे आप, क्यों नहीं हो रहा, अच्छा ये देखें, ये आप इनको अलग अलग पे रखना करें, आप डायरेक्ट इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लें, ये यूट्यूब चैनल पे डायरेक्ट कर देगी आपको, जो कि यूट्यूब चैनल स्टडी मेट का। इसके ऊपर ये सारी एग्जामिनेशन है, सीवीएस, जीआईटी, एब्डोमिनल बैक ऑफ चेस्ट, सेरिबेलम, फ्रंट ऑफ चेस्ट, हायर मेंटल फंक्शंस, मोटर एग्जाम ऑफ लोअर लिम्ब, मोटर एग्जाम ऑफ अपर लिम्ब, ठीक है। ये एग्जामिनेशन सारी इस पे मौजूद है ऑलरेडी, और ये सारी का रिटन फॉर्म वार्डमेट के अंदर है इसमें, ठीक है। अब होना क्या है कि आपने पहले वार्डमेट से एग्जामिनेशन पढ़ लेनी है, उसके बाद आपने यहाँ से वो एग्जामिनेशन खोल लेनी है। अब ये जो एग्जामिनेशन है ये उस वक्त की है व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर एमबीबीएस, ठीक है। इसमें मेरे अपने दोस्त हैं, ठीक है, जैसे कि अभी ये मेरे दोस्त है, ठीक है, ये पेशेंट बना हुआ है इसमें। इसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि सारी की सारी चीजें ना ये स्पीड से एग्जामिनेशन हुई है और बोल के की हुई है फटाफट के याद हो जाए, ये हम लोगों ने अपने लिए बनाई थी, तो अल्टीमेटली अपलोड कर दी हमने। ये मैं सारा कुछ पहले एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से करना है,
ठीक है। उसके बाद जो सारे आपने तरीके से, जिस तरीके से आप लोगों ने एग्जामिन करना है, इंस्पेक्शन करनी है, वैलिडेशन करनी है, परकशन करनी है, वो सब इन वीडियोस में एक्सप्लेन्ड है। लेकिन वीडियो आप देख सकते हैं एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन याद आप करेंगे वर्डमेट से, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल इस वीडियो के मुताबिक चीजें लिखी हुई हैं। तो जब आपको इस तरीके से चीजें याद हो जाएंगी तो आपके शॉर्ट केसेस तैयार हो जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट केसेस तैयार करने का यही तरीका है। एग्जामिनेशन सारी रीड फ्रॉम वर्डमेट, वॉच द वीडियोस ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडीमेट। ठीक है, और उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ऑन योर फ्रेंड्स, बार 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 बार। ठीक है, इस तरीके की आपकी शॉर्ट केस की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप मतलब कि आंखें बंद करके कह सके अच्छा मैं अब ये करूंगा, अब ये करूंगा, अब ये करूंगा। और इसको तरीका भी याद करने का यही है एग्जामिनेशन। ठीक है, कि आपने सबसे पहले, ठीक है, वीडियो देखी, वर्डमेट से पढ़ा, उसके बाद आपने दो दफा तीन दफा अपने दिमाग में वो चीज घुमाई। ठीक है, कि आपने किस तरीके से करना है। उसके बाद आपने एक बंदे पे परफॉर्म किया, उसके बाद आप पेशेंट बने, उसने आप पे परफॉर्म किया। ठीक है, इस तरीके से कम 5 या 6 लोगों का स्टडी ग्रुप बनाएं। ठीक है, जब तैयारी इसकी कर रहे हो, ठीक है, तो कम से कम एक एग्जामिनेशन 6 या 7 दफा जब होगी तो वैसे ही याद हो जाती है। और उसके बाद बस बोलते जाएं, बोलते जाएं, बोलते जाएं। एंड पे जब आप वाइवे के लिए भी जा रहे होंगे तो उस वक्त भी आपके जेहन में चीजें ये क्लिक कर रही होंगी, अच्छा हाँ इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, अच्छा फलाने ने मेरा यूं ठीक करवाया था, मैं ये गलत कर रहा था, मैं ये भूल रहा था, इस तरीके से याद किया था, अच्छा वो बुक में इस जगह पे ये लिखा हुआ था। ये चीजें सारी यहाँ से पता लगेगी। ठीक है, शॉर्ट केस के लिए दोबारा से कैसे, सबसे पहले वीडियो खोलनी है, वीडियो देखनी है, फिर वर्डमेट पढ़नी है, उसके बाद बेड साइड पढ़नी है सिर्फ ऊपर ऊपर से डिफरेंशियल्स के लिए। दैट इज इट, आपके शॉर्ट केसेस तैयार हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गई हैं बातें? तो यस लिखें, फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है, अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, जो लॉन्ग केस है, लॉन्ग केस जो है उसमें कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा आती हैं। हमें पता है जैसे कि वार्ड्स में कौन से केसेस नॉर्मली पड़े होते हैं। ठीक है, ये एक लिस्ट है, ये वार्डमेट के अंदर भी है मेरे ख्याल से, गालिबन मैंने डाली थी, और ये इधर भी पड़ी हुई है। ये ठीक है, मोस्ट कॉमन केसेस इन मेडिसिन फॉर लॉन्ग केस। इधर लोड होती है मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ। एट्टी सिक्स। अच्छा, ये ना अब एक पूरी लिस्ट है। डीसीएलडी, एसाइटिस, ठीक है, अपर जीआई ब्लीड, स्ट्रोक, सीआरएफ, निमोनिया, पेप्टिक अल्सर डिजीज, डीके, डायबिटीज मेलाइटिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एस्थमा, सीओपीडी, लंग एब्सेस, ये यही वाली लिस्ट है जो मैंने वार्डमेट के अंदर ऐड की हुई है। ठीक है, प्लूरल डिफ्यूजन, रोमैटिक हार्ट डिजीज, लिवर की सारी डिजीज, हेपेटाइटिस इन डिटेल। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपके पास डायरिया, एक्यूट एंड क्रॉनिक, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, एसएलई, मार्फन्स। ये लॉन्ग केसेस हैं जो कि ज्यादा चांस है, 90% यही चांस है कि इनमें से कोई आपके पास आएगा। तो जब आपने तैयारी शुरू करनी है ना, तो थ्योरी की इन चीजों की आपको एक एक चीज आनी चाहिए। इसमें आप कुछ नहीं छोड़ सकते। आपको डिफरेंशियल्स आने चाहिए, आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए किस तरीके की होगी, आपको इसमें इन्वेस्टिगेशंस पता होनी चाहिए, आपको इसमें इसके ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, वाइवे के हिसाब से थ्योरी हो गई आपकी तैयार। अब आपने हिस्ट्री कैसे लेनी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हिस्ट्री कैसे लेनी है। हिस्ट्री 90% बच्चों को नहीं आती होती। मैं आपको बड़ी एक सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ, ठीक है, कि आपकी हिस्ट्री उसके बाद गलत नहीं कभी होगी। एक देसी टेक्निक है, मैंने हमेशा वो यूज की है। अब इस टाइम पे मसला ये है कि मैं आपको एक एक चीज हिस्ट्री की नहीं बता सकता,
मैं आपको एक बहुत ही सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, आपने उसको याद रखना है। यहाँ पे अब लिखूँ मैं कहाँ पे, चले ये तो नजर ही नहीं आना आपको। यहाँ खोल लेते हैं। जूम जूम हो जाता है। हाँ नहीं जूम तो हो जाता है, चलो एक मिनट। ओ एफ डी पी ए, चलो गुड आइडिया। अब आ रहा है नजर आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, अब देखिए यस सर। ओ से आ जाते हैं ऑन ऑनसेट, ठीक है, कि कब जो है ऑनसेट जो है डिजीज का, कोई भी डिजीज मतलब इवन कोई सिम्टम भी है ना, जैसे फीवर वगैरह भी आ जाता है, ठीक है, तो उसका भी अगर ऑनसेट है ना, ठीक है, तो वो किस तरीके से हुआ है। एक मिनट मुझे दे, मैं अच्छा ऑनसेट, फिर आ जाता है एफ से फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फिर आ जाता है ड्यूरेशन, फिर आ जाता है आपके पास प्रोग्रेशन, ठीक है, एग्रेवेटिंग फैक्टर्स, associated fact sorry alleviating factors, associated symptoms। मैंने आज तक, उस वक्त मुझे नहीं पता था, उसके बाद जब सीके की तैयारी की थी और सीएस की थी, उस वक्त मुझे ये चीजें पता लगी थी। ये इतनी आसान टेक्निक है हिस्ट्री टेकिंग की कि आप लोग फिर दुआएं देखें। ऑनसेट का मतलब है कि एकदम शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ, ठीक है, मतलब कि ऑनसेट कैन बी सडन और इट कैन बी इंसिडियस, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, कब कब चीज होती है, ड्यूरेशन, कितनी देर से है, प्रोग्रेशन, आगे खराब हो रही है, बेहतर हो रही है, या फिर वैसी ही है। एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, क्या चीज जो भी सिम्टम है उसको बढ़ा रही है। एलिविएटिंग फैक्टर्स, क्या चीज उस चीज को बेहतर कर रही है। एसोसिएटेड सिम्टम्स, उस चीज के साथ कोई और आपको मसले मसाइल तो नहीं है। समझ लगी ये किस तरीके से सवाल पूछने हैं? समझ लगी है? तो कोई रिस्पॉन्स तो नहीं, फिर मुझे समझ लगेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका, जौन सी भी चीज आती है उसके बारे में आपने ये चीजें पूछ लेनी है, ठीक है, और इसी तरीके से आपने एग्जामिनर को भी बता देनी है। कोई मुश्किल काम नहीं है ये, कि फॉर एग्जाम्पल एक, अच्छा एक और चीज, सॉरी, अगर पेन आती है तो उसमें आपने एक चीज ऐड कर देनी है, ओ एफ डी पी लिख रहा, ठीक है, ओ एफ डी पी ए तो वैसे ही है ना, ये जो एल आई क्यू आर है ये क्या है, ठीक है। एल से आ जाती है लोकेशन, कहाँ पे है। आई से आ जाती है इंटेंसिटी के, 1 से 10 की अगर आपको एक स्केल दें तो अगर 10 सबसे ज्यादा दर्द हो रही है और 1 सबसे कम हो रही है तो आप कितने नंबर देंगे अपनी दर्द को, ठीक है। तो जब आप बताएंगे तो आप जो एग्जामिनर है उसको यही बताएंगे कि ऑन अ स्केल ऑफ के द इंटेंसिटी ऑफ द पेन दैट द पेशेंट बोर वाज, जितने भी 5/10 या जो भी, ठीक है। क्यू से आ जाती है क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब होता है कि स्क्वीजिंग थी, टाइटनिंग थी, टिंगलिंग थी, किस तरीके की दर्द थी, ठीक है। और आर से आ जाता है रेडिएशन, के रेडिएट कहाँ पे कर रही है। बाकी एग्रीवेटिंग, एलिविएटिंग और एसोसिएटेड सिम्टम्स तो बिल्कुल वैसे ही आ जाएंगे। यहां तक समझ लग गई है? ये जो आपकी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस होती है ना, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, उसमें आएगी ये चीजें, ठीक है। इधर ही लोग अड़ रहे होते हैं और इधर ही उनको मसला आ रहा होता है, उसके लिए ये एक क्रैक है जो आप याद रख लें, ठीक है। अच्छा ठहरें, अब इसमें जो पूरी हिस्ट्री का तरीकेकार है ना, वॉर्डमेट के अंदर शुरू में ही दिया हुआ है A to Z। उसके अंदर आपकी जो फाइल्स होती हैं, मैंने होली फैमिली और BBH से पढ़ा हुआ है,
ठीक है, उनकी जो फाइल थी वो प्रिंटेड होती थी। अब मुझे नहीं पता बाकी हॉस्पिटल्स में क्या सीन है, हमारे उधर प्रिंटेड होती थी। उसका पूरा एक लेआउट ना ये वार्डमेट के अंदर मौजूद है पूरा, जिसमें शुरू में वही नेम, जेंडर, एज, एड्रेस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ एडमिशन, मोड ऑफ एडमिशन। मोड ऑफ एडमिशन का मतलब है कि ईआर से आया है कि ओपीडी से आया है, ठीक है। फिर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के हैं, ठीक है, इसमें भी आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना होता है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आ जाती है सिस्टेमिक इंक्वायरी, ठीक है, उसकी सारी चीजें लिखी हुई हैं। इनके भी कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह निमोनिक्स आपको बताऊंगा। अभी के लिए आपने अब ये करना है कि कोशिश करनी है कि यहाँ से आप एक दफा अभी के लिए पढ़ लें, ठीक है। इसमें तकरीबन 8 पेजों पे ना पूरी हिस्ट्री का पैटर्न लिखा हुआ है अलोंग विद एग्जामिनेशंस। उसके बाद आपने एग्जामिनेशंस करनी है उस पेशेंट की। लॉन्ग केस की बात हो रही है ना, हिस्ट्री ले ली, उसके बाद आपने एग्जामिनेशंस करनी है। एग्जामिनेशन का तरीकेकार भी आपको मैंने बता दिया किस तरीके से एग्जामिनेशन सीखनी है, ठीक है। वीडियो देखनी है, वार्डमेट से पढ़नी है, उसके बाद बेड से डिफरेंशियल देखनी है, यू आर ऑलरेडी फॉर। बाकी थ्योरी आपने पढ़नी होगी तो उससे आपकी डायग्नोसिस बन रही होगी, और इंशाल्लाह आपकी मेडिसिन की OSP इतनी ही है। अभी तक मेडिसिन की OSP के बारे में कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज? इसके बाद फिर मैंने वापस मेडिसिन की OSP पे नहीं आना। सर अगर स्ट्रोक का फॉर एग्जांपल केस आ जाता है हाँ और बाकी मतलब हिस्ट्री में सिर्फ CNS करना पड़ेगा या सारे करना पड़ते हैं? यार, आइडियली सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन आइडियल सेटिंग नहीं होती क्योंकि आपके पास मेरे ख्याल से मुश्किल से आधा घंटा होगा, ठीक है। अब उसमें पहले आप हिस्ट्री लोगे, उसके बाद पहले आप CNS करोगे, साथ एक आध रिलेटेड सिस्टम लास्ट भी करना है, ठीक है। देखो, GPE आपने हर में करनी है, GPE आप नहीं छोड़ सकते। पहले GPE, साथ CNS, अगर टाइम मिले तो साथ कुछ और एक आध करिए, एक आध भी मतलब कि रिलेटेड, ठीक है, थोड़ा बहुत जो रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको कफ है, ठीक है, साथ उसको स्ट्रोक है, तो फिर आप रेस्पिरेटरी भी कर लोगे थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है कि उसका एडमिशन काफी देर से हुआ हो, तो देयर इज अ चांस दैट ही माइट हैव हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, HAP, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन, क्वेरीज मेडिसिन के बारे में? अच्छा, ये मरियम बाजी हैं, हमारी सीनियर हैं RMC की। उन्होंने कुछ वाइवा क्वेश्चंस लिखे थे कुछ लॉन्ग केसेस के, एक दफा इनको भी गो थ्रू कर लेना आपने। कोई और क्वेश्चंस, क्वेरीज मेडिसिन के बारे में, वरना फिर मैं आगे चलता हूँ। शॉर्ट केस में सना सिर्फ और सिर्फ होते हैं आपकी एग्जामिनेशंस। लॉन्ग केस में आपने हिस्ट्री भी लेनी है, आपने एग्जामिनेशन भी करनी है, आपने प्रेजेंट भी करनी है, आपका वाइवा भी होगा। एक्सक्यूज मी, एक और मेरा क्वेश्चन है। जी जी। शॉर्ट केसेस है, मतलब उसको एक्सप्लेन करना होता है। वो थोड़ा सा बता दे कि मतलब कैसे करना होता है आफ्टर एग्जामिनेशन, जो कहते हैं ना कि अब एक्सप्लेन करे अपना केस, क्या आपके फाइंडिंग्स थे ये वो, तो थोड़ा इससे भी एग्जैक्टली रिलेटेड कुछ तो बता दे। उसमें, हाँ, अब उसमें बेसिकली हर चीज की अलग फाइंडिंग है, सच्ची जो बात है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जैसे मेडिसिन की बात हो रही है ना अभी, ठीक है, तो मेडिसिन में अगर आपकी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन आई है, ठीक है, तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में यू विल स्टार्ट विद इंस्पेक्शन, ठीक है। आप बताओगे कि ऑन इंस्पेक्टिंग द एब्डोमेन वाज स्केफॉइड, ठीक है ना, देयर वर नो विजिबल वेन्स, नो विजिबल पल्सेशंस, ठीक है, और इसी तरीके से नो विजिबल स्कार मार्क्स, ठीक है। या फिर अगर कोई स्कार मार्क था तो आप उसको डिलीनिएट करोगे कि देयर इज अ स्कार मार्क प्रेजेंट ऑन द राइट आईलिड फोसा, ठीक है। आप बता सकते हो पेंडेक्टमी का स्कार हो सकता है, ठीक है। तो अब कहने का मकसद ये कि जब आप वीडियोस देखोगे ना, उसके अंदर एंड पे एक्सप्लेन भी की हुई है वो चीज, जिस तरीके से आपने डिलीवर करना है। अगर फिर भी आपको समझ लगती है, वार्डमेट के अंदर ना एंड पे दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ उसमें आपने जो भी चीज आएगी ना, फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी एब्डोमिनल इंस्पेक्शन के बाद फिर आ जाती है पेल्पेशन, पेल्पेशन पे भी कोई पॉजिटिव फाइंडिंग है तो यू विल
क्या कहते हैं मेंशन इट, ठीक है। नेगेटिव फाइंडिंग्स जो है वो सिर्फ आप इंस्पेक्शन वाली ज्यादातर मेंशन करोगे, उसके बाद आप नेगेटिव फाइंडिंग्स मेंशन नहीं करते नॉर्मली। ठीक, अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन है, डर्मा और साइकेट्री का अलहदा से कोई इंटरेक्टिव स्टेशन है क्या? साइकेट्री का अलहदा से इंटरेक्टिव स्टेशन या डर्मा का नहीं होता, ऐसे अलहदा अलहदा कोई नहीं है। उन्होंने जो इंटरेक्टिव रखे हुए हैं उनमें हो सकता है कि वो रख लें। मैंने आपको बताया ना, हमारी बारी जो आए थे, मैंने आपको बताया अभी डायबिटीज का आया था। मर्मर्स का बता दें, मर्मर्स सच्ची बात है अभी तक मैं भी डायग्नोज नहीं कर सकता। मर्मर्स जो है वो, मैं आपको एक मजाहिया बात सुनाता हूँ। हमारा जब हमारी ऑस्पी थी तो हमें किसी ने कह दिया कि जी पेशेंट माइट्रल रिगर्जिटेशन है उसे, ठीक है। पेशेंट को माइट्रल रिगर्जिटेशन, हर बंदा जा रहा है, ठीक है। किसी ने कान में स्टेथ नहीं लगाया, ठीक है, किसी ने कान में लगा लिया स्टेथ, उसने कैरेटेड पे हाथ नहीं रखा, ठीक है, आराम से सारे जाके बोल रहे सर माइट्रल रिगर्जिटेशन है, माइट्रल रिगर्जिटेशन। उन्हें भी पता है कि इतने क्लिनिकल एक्यूमेंट किसी के है ही नहीं कि वो मर्मर्स पिक कर सके। मैं अभी तक नहीं कर सकता अपने। ये पता होता है हाँ कुछ एडेड चीज है, वो हो जाती है पिक, हर बंदा पिक कर लेता है, लेकिन ये नहीं पिक कर सकते क्या चीज है, ठीक है। तो आपने कॉन्फिडेंटली कहना है कि सर कुछ एडेड है। ये भी मैं आपको टेक्निक बताता हूँ अभी आगे वाइवे की, कि वाइवे में कैसे बोलना है। मर्मर्स की थ्योरी जरूर आनी चाहिए, थ्योरी आप स्किप नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए डायस्टोलिक कौन सी है, सिस्टोलिक कौन सी है, ठीक है। और ओपनिंग स्नैप वगैरह जैसे आती है माइट्रल स्टेनोसिस में, वो पता होनी चाहिए आपको। ये इस तरह की छोटी मोटी चीजें ना, ये तो यार आती होती है ना, सबको आती होती है। तो व्हाट मेड आप जुबैर बुक डिपो से ले सकते हैं। सर्जरी की तरफ चलूं, यहां तक हो गया? एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ भी, ये टेक्निक सारी बताऊंगा मैं आपको, ना फिक्र करें। अगर मेडिसिन क्लियर है तो यस लिखिए, फिर मैं आगे सर्जरी की तरफ मूव करता हूँ। अच्छा, एक और काम करें कि जो फेसबुक है ना ग्रुप, ठीक है, फेसबुक का पेज है स्टडी मेट का, उसके ऊपर भी ये लाइव जा रहा है। आप उधर से डायरेक्ट जो है ना वो शेयर कर सकते हैं अपने जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनमें, ठीक है। वो भी फिर साथ साथ ज्वाइन कर लेंगे। आरएमयू के ग्रुप में तो मैं अभी शेयर कर देता हूँ, बाकी कॉलेजेस के ग्रुप में शेयर कर दें। जो लिंक है वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके, ये जो व्हाट्सएप वाला ग्रुप हमारा बना हुआ है, ये उठा के बस कॉपी पेस्ट कर दिया अपने कॉलेज ग्रुप में। हाँ अवेलेबल होगा ये लेक्चर, इसी लिंक पे होगा जो मैंने शेयर किया। चलिए आगे चलते हैं सर्जरी की तरफ। सर्जरी में क्या है, सर्जरी में भी इसी तरीके से जो फॉर्मेट है, 9 जो है वो स्टैटिक स्टेशंस होंगे, 2 जो है वो ऑब्जर्व स्टेशंस होंगे, ठीक है। तो मतलब 55 मार्क्स के यही हो गए। शॉर्ट केसेस 100 मार्क्स के होते हैं सर्जरी में, वो 2 केसेस भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। हमारी बारी 2, और लॉन्ग केस जो है वो 70 मार्क्स का। ये है फॉर्मेट सर्जरी का। सर्जरी में भी आपने थियरी बहुत अच्छे तरीके से करनी है, और जहां से पहले की है वहां से ही करनी है। और सर्जरी की ऑस्पी कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल आती है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। उसकी आती ही मुश्किल है, उसका कोई हल ही नहीं है। तो जितनी आप ऑस्पी प्रैक्टिस करें उतना बेहतर। नंबर 2, जनरल सर्जरी बहुत अच्छी पढ़नी है। नंबर 3, जो नोट्स हैं, ठीक है, मैंने बनाए हुए, वो अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। अब मैं बारी बारी स्टेशन की तैयारी बताता हूँ कहाँ से करती है। अच्छा, स्टैटिक स्टेशंस, स्टैटिक स्टेशंस की मैं आपको दिखाता चलता हूँ। इंपॉर्टेंट सर्जरी पॉइंट्स फॉर ऑस्पी, ये निहायत इंपॉर्टेंट एल्बम है,
ठीक है, ये आपके लिए मेक और ब्रेक कर सकती है। ठीक है, इसके अंदर सारे जो डिप्रेसर जिसको हम कहते हैं आम जुबान में, सारे डिप्रेसर इस एक एल्बम में है इकट्ठे हुए। ठीक है, ये मरियम बाजी ने इकट्ठी की हुई है और ये निहायत इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, इसको पढ़ के जरूर जाते हैं। दूसरी चीज, ये आ गई आपकी सर्जरी ऑस्पी। ये सारी सर्जरी की ऑस्पी है। ठीक है, मैं ये रिकमेंड करूंगा, सच्ची जो बात है, कि इसको डाउनलोड करके पीडीएफ ना बनाएं, इधर ही प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, उधर नीचे कमेंट करें, ताकि आप उसी पे डिस्कस करते हुए आगे जा रहे हो। जब आप उसी पे डिस्कस कर रहे होंगे ना चीजें, ठीक है, तो अल्टीमेटली, क्योंकि आप लोग सब एक टाइम पे वो चीज कर रहे हो ना, ठीक है, तो आप वो लोग आंसर भी करेंगे साथ साथ। ठीक है, कुछ नहीं समझ लगती, यू कैन ऑलवेज टेल मी। ठीक है, ये सारी ऑस्पी है सर्जरी की। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो जब मैंने इसको वाटर मार्क किया था, तो आई ऑल्सो एडेड द पेज नंबर, जैसे कि ये है। ठीक है, ताकि आप लोग एक तरीके से, आपको पता होगा कितनी चीजें करनी है आपको। अच्छा, उसके बाद ये ऑस्पी हो गई, ये सर्जरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए ऑस्पी के लिए। और ये रेडियोलॉजी, ये स्टैटिस्टिशियन में आ रही है ना ये चीजें सारी। ठीक है, ये सारी सर्जरी की रेडियोलॉजी है। ठीक है, ये भी आपने इधर से पढ़ लेनी है। इसमें भी मैंने यही किया है कि मैंने इस पे नंबरिंग दे दी है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे, आप इजीली इन चीजों में से गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन मैं वही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एल्बम खोल के उस तस्वीर के नीचे डायरेक्टली कमेंट करेंगे, ठीक है, तो हमें आसानी रहेगी। ठीक है, और बाकी लोग जो पढ़ रहे होंगे उन्हें भी आसानी रहेगी। कोई चीज नहीं समझ आ रही, यू कैन ऑलवेज आस्क। ठीक है, आप टैग कर सकते हैं, स्टडी मेट के पेज को टैग करें, ताकि हमें से जो भी अवेलेबल हो वो आपको आंसर कर देते। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गए आपके स्टैटिक स्टेशंस। ठीक है, सर्जरी ऑस्पी, सर्जरी रेडियोलॉजी एंड इंपॉर्टेंट सर्जरी पॉइंट्स फॉर ऑस्पी, ये तीन चीजें आपके स्टैटिक स्टेशंस के लिए हैं। यहां तक समझ लग गई है? स्टैटिक स्टेशन समझ लग गए हैं तो बताएं, मैं अगर आगे चलता हूं। अच्छा, अब चलते हैं जी ऑब्जर्व स्टेशन सर्जरी के। सर्जरी के ऑब्जर्व स्टेशन भी जैसे मैंने मेडिसिन के बताया ना, टीबी का इंफॉर्मेशनल केयर, सर्जरी का किस तरीके के आते हैं। अच्छा जी, सीए लिवर हो गया, बैड न्यूज ब्रेक करें। अच्छा जी, एक पेशेंट है, उसकी इलियोस्टमी रिवर्सल है, उसको काउंसलर करें कि वो रिवर्सल करवा ले। अच्छा, एक पेशेंट है, ठीक है, उसकी हुई है अभी कह लीजिए आप, हाँ, इलियोस्टमी हुई है, ठीक है, आपने उसको बताना उससे खाना क्या है। अच्छा, एक पेशेंट आया है, ठीक है, उसके फर्ज करें कि हाँ, मतलब काउंसल करें किसी भी सर्जरी के लिए, क्या हो सकता है। अच्छा, फर्ज करें कि जी कैंसर है, ठीक है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है, ठीक है, तो उसको काउंसल करें कि वो रेडियो कीमो करे। ठीक है, अच्छा, फर्ज करें कि जी उसको है फॉर एग्जांपल अपेंडेक्टमी उसने करवानी है, अपेंडेक्टमी के लिए काउंसल करें कि वो अपेंडेक्टमी करवा ले। ठीक है, इस तरीके के स्टेशन होते हैं, मैं आपको दिखा भी दूं। ऑब्जर्व स्टेशन ये वार्डमेड की बुक में भी है अवेलेबल। ठीक है, लिस्ट है, इट इज आल्सो अवेलेबल इन द बुक वार्डमेड।
मुझे पता है सेशन लंबा हो रहा है, लेकिन ये डिटेल में ना बताना जरूरी है चीजें। ये breaking bad news for carcinoma, consent for anesthesia, consent for appendectomy, consent for amputation, counseling that how a person will deal after amputation, how a surgeon wears gloves before surgery. अच्छा ये how a surgeon wears gloves before surgery ना, ये वो ग्लव्स पड़े होते हैं, वो कहते हैं पहन के दिखाएं जी ग्लव्स, ये पड़े हैं। अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उठाते हैं, एक हाथ से ग्लव पकड़ा, दूसरे हाथ से चिपका लिया। नहीं, ये तरीका नहीं होता, ठीक है। ग्लव्स पड़े हैं, आपने एक हाथ से, वो फोल्डेड होते हैं, अगर आपने ओटी पे गए तो आपने देखा होगा ग्लव्स जो है वो फोल्डेड होते हैं, ठीक है। तो आपने ग्लव्स के इनसाइड से ही पकड़ना है, ठीक है, पहन लिए, ठीक है। आउटसाइड ऑफ द ग्लव्स यू कैन नॉट टच, ठीक है। दूसरे वाला ग्लव्स भी आपने इसी तरीके से पहनना है, और जब आप पहन लेंगे तो उसके बाद यू कैन नॉट टच एनीथिंग, किसी चीज को आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीजें निहायत इंपॉर्टेंट है। ये अब असल में मसला है कि एक सेशन में ये चीजें इतनी कवर नहीं हो सकती, ठीक है। फिर कंसेंट फॉर एपीआर फॉर कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, कंसेंट फॉर लैब कोली, कंसेंट फॉर प्रोफाइलैक्टिक मास्टेक्टमी, कंसेंट फॉर थायरॉइडेक्टमी इन सिंगर हु नोज ही कैन लूज हिज वॉइस इन द प्रोसेस, ठीक है। ये कुछ इस तरीके की चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, ठीक हो गया। अब एक और चीज है आपको, इसमें व्हाट मेड में जो बिहेवियरल साइंसेस का सेक्शन है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बिहेवियरल साइंसेस वाला सेक्शन भी पढ़ना है आपने, उसके अंदर ये चीजें दी हुई हैं। ब्रेकिंग बैड न्यूज HIV, ब्रेकिंग बैड न्यूज CA लंग, ब्रेकिंग बैड न्यूज CA लिवर, कंसेंट appendectomy, कंसेंट DRE, कंसेंट रेक्टल बायोप्सी, कंसेंट फॉर एनेस्थीसिया, ये सारी दी हुई है। यही चीज, इनकी वीडियोस भी अवेलेबल है, अगर आप यूट्यूब पर चैनल देखेंगे ना तो उस पर BS के क्वेश्चन में जाएंगे तो वीडियोस भी अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहते हैं इसकी भी वीडियो। वरना आप यहाँ से पढ़ लेते हैं वर्डमेट में से, आपको अंदाजा हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा किस तरीके से बात करनी है। सिर्फ अंदाजे बयान आपका जो है ना प्रोफेशनल होना चाहिए, एंड वंस यू आर डन विद इट तो आपके ऑब्जर्वेशन भी हो गए। अब मैंने आपसे सर्जरी के स्टैटिक स्टेशन डिस्कस कर लिए और सर्जरी की ऑब्जर्वेशन डिस्कस कर लिए। स्टैटिक स्टेशन में थ्योरी भी पढ़नी है आपने, थ्योरी कैसे पढ़नी है वो आपने जैसे पहले पढ़ी है, ठीक है। नोट्स निहायत इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर हो गया तो बताएं, फिर मैं आगे सर्जरी के शॉर्ट केसेस और लॉन्ग केस की तरफ चलूंगा। कोई क्वेश्चंस यहां तक सर्जरी के रिलेटेड? एक्सक्यूज मी सर, वो जो है ना एक बार के शार्ट केस में वो भी होते हैं, मतलब कैनोलेस वगैरह या इस तरह की चीजें जो फोलीज वगैरह आपकी सॉरी आवाज आपकी शार्ट बहुत केस में? कट रही है, सॉरी रिपीट करेंगे सर? सर, स्टैटिक स्टेशन में जो सर्जरी के है इसमें वो कैनोलेस टाइप चीजें होती हैं, मतलब जो वार्ड में यूज होती हैं चीजें। किस मामले में? स्टैटिक स्टेशन में सर, सर्जरी में। स्टैटिक, हाँ स्टैटिक स्टेशन में यार वो आ जाती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना, ठीक है, वो आ सकती हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको, बिकॉज मैंने ये है ना, सॉरी ये मिस हुई है मुझसे, गुड, सही किया, नोटिस करवा दिया। सर्जरी इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, ये लें, ये भी स्टैटिक स्टेशंस में ही आएंगी ना, ठीक है। ये लें, ये सारी सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स है। करना क्या है आपने, ठीक है, ये सारी इंस्ट्रूमेंट्स के ना आपको यूजेस भी आने चाहिए, ठीक है। जैसे आपने ENT और आइक वगैरह की थी ना, तो इसकी भी वही वाला तरीकेकार है। ज्यादातर जो है वो सिर्फ ये देखे ना, ये IV कैनुला जो आप कह रहे हो, ये इसके साइजेस हैं, ठीक है, ये इसके कलर्स हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जितना जो है वो छोटा नंबर होगा उतना वो वाइड बोर होगा। ठीक हो गया? कोई और क्वेश्चंस यहां तक
फिर मैं आगे इसके सर्जरी के शॉर्ट केसेस और उस पर चला जाऊंगा जो है लॉन्ग केस पे। अब चलते हैं जी सर्जरी के शॉर्ट केस पे। सर्जरी का शॉर्ट केस भी जो अच्छा, शॉर्ट केस में भी जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज है ना, वो वही वाला तरीकेकार आपने अपनाना है। सबसे पहले, अब इसके लिए सर्जरी के लिए नॉर्मल ब्राउज खोलने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, नॉर्मल ब्राउज खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। करना क्या है, वार्डमेट के अंदर कितनी एग्जामिनेशन है इसमें सर्जरी की, 9 एग्जामिनेशन है। ये 9 की 9 एग्जामिनेशन बार बार आई हुई है, ठीक है, जीपी, एब्डोमिनल, थायराइड की, हर्निया की, लंप की, ब्रेस्ट की, वेरिकोस की, पैरोटिड की, ये बार बार आती हैं, यही आती हैं बार बार। 90% ऑफ टाइम्स यही होगी। जो 10% है वो आपने बुक लेनी है जाहिद महमूद, ठीक है, जाहिद महमूद से पढ़ लेनी है। बाकी ये यहां से पढ़नी है, जो ये चीजें लिखी हुई है ये जाहिद महमूद से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो स्टेशन है वार्डमेट से पढ़े। उसके बाद करना ये है कि आपने इसकी भी, ये जो सर्जरी एग्जामिनेशंस बाय मी, इसको आपने क्रोम में पेस्ट करना है। और ये आपका खुल गई आपकी प्लेलिस्ट। ये हमारा चैनल है स्टडी मेट का, इसके ऊपर भी यही 4 एग्जामिनेशंस बार बार आई हुई हैं, ठीक है। बाकी लिखी इस अंदाज में हुई है कि आपको वैसे ही याद हो जाएगी। उसके अंदर एक बड़े पक्के निमोनिक्स हैं सर्जरी के, जो हमने उस वक्त बनाए थे, ठीक है। हमारे सर होते थे डॉक्टर वकास, उन्होंने हमें बहुत हेल्प की थी इसमें। और जो निमोनिक्स हैं वो इसके इस तरीके के हैं कि आपको पूरी जिंदगी याद रहती है, मुझे अभी तक याद है वो, ठीक है। जिसमें आपने चेक करना होता है SEC FFPTT, ठीक है, जिसमें वो आ जाता है, सब कुछ आ जाता है उसमें, साइज आ जाता है, ठीक है, फिर एरिदीमा वगैरह है कि नहीं, टेम्परेचर क्या है, टेंडरनेस क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं, मोबिलिटी वगैरह क्या है उसकी, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें मेंशन है। एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट भी आती है, ठीक है। लेकिन अब जारी बात है, वीडियोस इन्हीं 4 की बन सकती थी, उन 4 की वीडियोस अवेलेबल है। इसके अलावा आपने एस दास की वीडियोस देखनी है। एस दास की वीडियोस आर नॉट अवेलेबल ऑन आवर स्टडी मेट्स यूट्यूब चैनल, कॉपीराइट्स की वजह से इट वाज रिमूव्ड, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे लिखते हैं ना, अगर एस दास सर्जरी वीडियोस, ये मैं यूट्यूब पे लिख रहा हूँ, तो ये आपकी सारी एहसास की है, ये पूरी एक ना आ गई आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये देखें, ये सारी ये एहसास की ही है ये, अगर मुझे ठीक है, एग्जैक्टली ठीक है, ये एस दास की वीडियोस हैं, ठीक है। कहते हैं तो इसका लिंक मैं अभी शेयर कर देता हूँ, जो हमारा व्हाट्सएप वाला ग्रुप है ना फाइनल ईयर का, मैं उस पर शेयर करता हूँ, चलिए। ठीक है, ये मैंने शेयर कर दिया। तो इस तरीके से आपने इसकी एग्जामिनेशंस करनी है। नंबर 1 पे वार्डमेट से चीजें याद कर लेनी है, उनको परफॉर्म करना है। नहीं समझ सकती पूछ ले, मैं बता दूंगा। वीडियोस देखनी है हमारी वाली और एस दास वाली, और फिर जाहिद महमूद से वो चीजें पढ़ लेनी है जो कि वार्डमेट में नहीं थी, ठीक है। ये हो गए आपके शॉर्ट केसेस की तैयारी, ठीक है। यहां तक शॉर्ट केसेस की समझ लग गई है, तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ लॉन्ग केस की तरफ। Can you add us to the final year MBBS group of WhatsApp? ये जो WhatsApp का ग्रुप है ना, उसका लिंक मैं शेयर कर देता हूँ जूम की मीटिंग में ना, ठहरे एक मिनट। इसका मैं अच्छा, मसला ये है कि इसमें भी कितने हो गए हैं लोग, 221 तो हो गए, कुछ लोग ही आ सकते हैं, इसलिए मैं टेलीग्राम पे बना रहा हूँ पहले। ये ले, ये WhatsApp का लिंक है।
को कर लें ज्वाइन, ठीक है। अच्छा, पोस्ट ऑफ पेशेंट का हिस्ट्री कैसे लेंगे लॉन्ग केस में? हाँ वो बताता हूँ ठहरे, अभी लॉन्ग केस में आने में। यहाँ तक शॉर्ट केस में कोई मसला तो नहीं है? चलें आगे चलते हैं। अब चलते हैं जी लॉन्ग केस में। अब लॉन्ग केस में आपने क्या करना, लॉन्ग केस में भी जैसे मेडिसिन में था ना, हिस्ट्री का पैटर्न वही है, कोई फर्क नहीं है हिस्ट्री का, ठीक है। वो जो हिस्ट्री की बाकी चीजें हैं, जो फर्क है वो एग्जामिनेशन में पूरी हो जाती है, ठीक है, जो इसी में लिखी हुई है वार्डमेट के अंदर, ठीक है। बिल्कुल वही तरीका है, कोई फर्क नहीं है। एग्जामिनेशन से इसकी फर्क है वो मैंने आपको बता दी है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठहरे किधर गया है, पैरोटिड ग्लैंड। हाँ, ये अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, ये लिखा हुआ है वार्डमेट में, ये अच्छे तरीके से करके जाना है, इस पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर मुश्किल औसती बनानी होती है तो ये वाली चीज आती है, ठीक है। और एक और चीज जो एक लोगों को लग रहा होता है कि अच्छा जी हम लोग तो मेल है, ठीक है, हमें ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन नहीं आएगी, हमें वो कौन सा लॉन्ग केस ब्रेस्ट का देंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा फाइनल ईयर का केस ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ठीक है, जो लॉन्ग केस था मेरा वो ब्रेस्ट वाला था, ब्रेस्ट ही है, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि नहीं आएगा। और अगर फीमेल समझती है कि उनको हर्निया नहीं आएगा, वो भी गलत सोचती है, हर्निया आता है, हर्निया शॉर्ट केस में अक्सर पड़ा होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज जेहन से निकाल दें, ठीक है। यू आर प्रोफेशनल्स, यू आर डॉक्टर्स, ठीक है, तो आपको कोई भी केस आ सकता है, उसमें ना आपने उसमें हेजिटेंसी शो करनी है, ना आपने तंग होना है, ठीक है। आपने एक प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह जाना है, उसी माइंडसेट से उसी अटायर में जाना है, और आपने परफॉर्म करनी है जो चीज आपको कह दी गई है, ठीक हो गया। अब ये हो गया जी शॉर्ट केस, और ये हो गया जी लॉन्ग केस डिटेल में। ठीक है, सर्जरी की ओएसपी के बारे में कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज? वार्डमेट में दोबारा से कह रहा हूँ, वार्डमेट इसकी ना लिमिटेड कॉपीज रह गई हैं। फिर उसके बाद जब ये रीप, अभी मेरे ख्याल से मुझे बता रहे थे लास्ट, पता नहीं 110 कॉपीज रहती हैं, ठीक है। तो वो रीप्रिंट नहीं होनी, आप लोगों के लिए रीप्रिंट नहीं होगी, वो फिर नेक्स्ट बैच के लिए होगी, उसमें फिर एडिशन वगैरह करेंगे हम लोग हिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो जिसने पहले ले ली उसने फिर ले ली, उसके बाद फिर आप लोगों को आपस में ही करना पड़ता है जो भी करेंगे, ठीक है। तो जुबैर बुक डिपो से ले लें। अब सर्जरी की कोई क्वेश्चंस नहीं, कोई लॉन्ग केस चेंज नहीं होता, नहीं होता लॉन्ग केस, अनलेस कि आपके पीजीज आपके साथ अच्छे हो या फिर एसआरस अच्छे हो। कोई और क्वेश्चन क्वेरीज हैं तो बताएं, वरना फिर पीड्स पे चलते हैं। अच्छा फिर हाँ, क्वेश्चन मैं भूल गया था, पोस्ट ऑफ पेशेंट की हिस्ट्री कैसे लेंगे? पोस्ट ऑफ पेशेंट आपको देंगे ही नहीं, पोस्ट ऑफ पेशेंट नहीं देते, क्योंकि आपने डायग्नोसिस बनानी है, ठीक है। और अगर पोस्ट ऑफ पेशेंट पड़ा भी हुआ है ना, ठीक है, तो आपने, वैसे मैंने आज तक नहीं देते पोस्ट ऑफ पेशेंट, नहीं देते 80% ऑफ टाइम्स जो है ना। अच्छा, वो सर्जरी के लॉन्ग केस की लिस्ट में आपको दिखानी भूल गया हूँ। एक्सपोजर जो एडिक्वेट है वही करना है, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, आप डॉक्टर्स हैं, आपने उस चीज पे नहीं जाना, जो एडिक्वेट एक्सपोजर है उतना करना है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में आप उतना एडिक्वेट एक्सपोजर नहीं करेंगे जो नीज वाला है, ठीक है, लेकिन उसमें करेंगे वेरिकोस में, आइडियली तो करना चाहिए। क्या आपको बताने लगा था मैं? हाँ, वो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं वार्डमेट में, क्या चीजें लेके जानी है, किस तरीके से लेके जानी है। अब ये एक एक चीज बतानी ना मुश्किल होगी मेरे लिए। क्वेश्चन पता नहीं क्या था जिसके बारे में मैं कह रहा था आपको, पता नहीं क्या बात थी, मुझे भूल गई अब, जो क्वेश्चन था मेरे जेहन से निकल गया। हाँ, पोस्ट ऑफ पेशेंट की, सॉरी, पोस्ट ऑफ पेशेंट में बेसिकली आते जो है ना 80% ऑफ टाइम, हाँ लिस्ट देखनी थी ना सर्जरी वालों की, चले ये 80% ऑफ टाइम्स ये लॉन्ग केसेस आते हैं। मैं बताता हूँ आपको,
थायराइड आ जाएगा, इंग्वाइनल हर्निया आ जाएगा, साथ वेरिकोज वेन्स आ जाती हैं। इसके अलावा जो है ना बहुत बहुत रेयर है, ठीक है, कि आए वो इलियोस्टमी मतलब कि पेनक्रियाटिक सीए वगैरह बहुत रेयर है कि वो देते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर यही होता है, थायराइड, इंग्वाइनल हर्निया, वेरिकोज वेन्स एंड ब्रेस्ट सीए। ये 4 केसेस तो भरे पड़े हैं ना वार्ड्स में। नहीं, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज रेयर है, बहुत रेयर है, रखते नहीं है, फाइनल ईयर के लेवल की चीज नहीं है ना। ठीक हो गया, सर्जरी खत्म हो गया, आगे चले। कोई क्वेश्चंस क्वेरी सर्जरी के बारे में? लाइव इतनी हाँ, एक्यूट एब्डोमेन तो आ सकता है। क्यों तो देर लगाई है। चलें आगे चलते हैं पीड्स की तरफ। अच्छा, अब पीड्स का क्या है फॉर्मेट, ठीक है। पीड्स का फॉर्मेट ये है कि स्टैटिक स्टेशंस होती हैं 8, तो 40 मार्क्स के ये हो गए। इंटरेक्टिव स्टेशन जो है शॉर्ट केसेस होते हैं, पीड्स के शॉर्ट केसेस ऑस्पी के दौरान ही हो जाते हैं। ऑस्पी हो रही है, ठीक है, वही 5 मिनट जो मिलने हैं ना एक स्टैटिक स्टेशन पे, वही 5 मिनट में शॉर्ट केस होना है, ठीक है। तो इसकी एग्जामिनेशंस आर एग्जैक्टली द सेम एज दैट ऑफ मेडिसिन, कोई फर्क नहीं है, वही वाली 80% ऑफ टाइम एक स्टेशन तो आपका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन वाले ही होते हैं, वही वाली एग्जामिनेशन जो कि आपने मेडिसिन में भी तैयार की होती है, जो कि आपने सर्जरी में भी तैयार की होती है, ठीक है। तो एक स्टेशन 80% ऑफ टाइम्स जीपीई होता है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो जीपीई का स्टेशन आता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये इंटरेक्टिव सेशन 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, हमारी बारी 2 थे, ज्यादातर 2 ही होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपके स्टैटिक और इंटरेक्टिव सेशन। तैयारी कहां से करनी है? एग्जामिनेशन वही वार्डमेट, बेड साइड, और वीडियोस हैं डॉक्टर जुनेद की स्टडी मेट के पेज पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा? ये सारी वीडियोस है जी डॉक्टर जुनेद की, जीपीई की, पीट सीएनएस और पीट्स रेस्पो। यही फर्क चीजें हैं जो कि होती हैं, ठीक है। और ये आपको आनी चाहिए। बाकी आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी वही वार्डमेट से होगी, वही बेड साइड से होगी, ठीक है। इसकी डिफरेंशियल्स भी वही चलेंगे, इसीलिए आपकी जो बुक है वार्डमेट और बेड साइड, ठीक है, ये पैरामाउंट इंपॉर्टेंस नहीं है, ये आप अभी पढ़ लें तो बेहतर है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए शॉर्ट केसेस की। अब जब पीट की ऑस्पी, ये पीट की ऑस्पी की तैयारी की जो है ना वो है, खैर ये मैं आपको बताता हूँ बच्चों पे कैसे एग्जामिनेशन करें। टॉफियाँ लेके जानी पड़ती हैं, मुझे याद है मैं टॉफियाँ लेके गया था, लेकिन जो जो बच्चा था जिसकी मैंने एग्जामिनेशन करनी थी, उसको पता नहीं उस टाइम पे याद आ गया कि उसने अंगूर खाने हैं, और अंगूर का सीजन भी नहीं था। उसको इतनी मुश्किल चुप करवाया था, लेकिन अल्टीमेटली हो गई थी एग्जामिनेशन। तो आपको चीजें इस तरीके की लेके जानी पड़ती हैं। अच्छा, ये पीट्स की हॉस्पीज है, ठीक है, ये ले। ये सारी पीट्स की हॉस्पीज है, कुछ हैंड रिटन है, कुछ वैसे हैं, ठीक है। तो निहायत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, इनके ना वही इन्हीं एल्बम्स में डिस्कस करें तो यू वुड बी बेटर ऑफ, ठीक है, बजाय कि आप अलहदा करें।
यहाँ से देखें, इससे आगे जो है ना यमुना बाजी थी हमारी सीनियर, उन्होंने ऑस्पीस लगाई थी, ठीक है, तो उधर से फिर हमने पिक की हुई है, ठीक है, तो वो ज़रा कुछ हालत इज़ार में बेहतर है। ये देखें, ठीक हो गया, ये आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टैटिक स्टेशंस के लिए आपने ये ऑस्पीस करनी है। अलॉन्ग विद दैट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ना वो ये बुक करें, पीडियाट्रिक्स मेड सिंपल, ठीक है, ये फाइनल ईयर के लिए भी है, ठीक है, ओवरऑल आपके इसमें सब कुछ कवर्ड है। जो लोग पढ़ रहे हैं बुक, दे वुड एक्चुअली नो कि आप लोग किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। ये परवेज अकबर का रिव्यू समझ लें आप एक हिसाब से, ये छोटी नेल्सन है, छोटी नेल्सन की भी छोटी नेल्सन है, ठीक है, इसमें सब चीज़ें कवर्ड हैं, आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी इससे। परवेज अकबर जो है ना वो आपको पता है कि एक बुक जो है ना वो याद नहीं होती और उसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स बहुत हैं, आप वो चीज़ें कोप अप नहीं कर सकते। इस बुक के अंदर सब चीज़ें वही वाली हैं जो आपको आनी चाहिए, ईजी लिखी हुई है, बैलेटेबल लिखी हुई है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर्ड हैं, टेबल्स बने हुए हैं हर चीज़ के, सारे निमोनिक्स दिए हुए हैं, सारे पास्ट एमसीक्यूज दिए हुए हैं, और इसमें जो भी चीज़ है, ठीक है, वो पूछी गई है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो ये एक रैपिड रिव्यू के लिए और लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए मेरे ख्याल से ये बेस्ट है। अगर आपने पीट्स अभी शुरू नहीं ना की अपनी थ्योरी के लिए भी, ठीक है, तो ये बुक लेने वाली है। और ये पीट्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, ये भी ऑस्पी में ही स्टैटिक स्टेशंस में ही आते हैं। चलिए, ये देखिए, ये ना साइजेस हैं, ठीक है, तो ये अब डिपेंड करता है कि आपका जो कॉलेज है या आपकी जो ऑस्पी बनाने वाले हैं वो इधर से ही पिक करते हैं, 80% ऑफ टाइम्स इधर से ही पिक करते हैं, ठीक है। तो ये एक दफा आपने ना देख जाने को, इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, उस वक्त इसको रट्टा लगा के ताज़ा ताज़ा चले जाएं और आपका गुजारा हो जाएगा, ठीक है, समझ लगी। हाँ हाँ, करने हैं यार, साइजेस करने हैं, डिपेंड करता है कि ईटीटी का पूछते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बीपी का भी पूछ लेते होते हैं, ये दो चीज़ें तो पूछते हैं, ठीक है, आगे चले। ये ये लिखी हुई है ऑस्पीस में, बच्चों की गैलरीज वगैरह नहीं, उस ऑस्पी में पूरी दी हुई है, तो आपने कर लेनी है वहां से, ये सारी चीजें उसमें हैं, ऑलरेडी मौजूद है। अब आगे चलते हैं जी हम इसके, देखिए एग्जामिनेशन जो कि स्टैटिक, अब लॉन्ग केस की तरफ आते हैं, ठीक है। लॉन्ग केस में हिस्ट्री पीरियड्स की फर्क है, वो आपने मुझसे मांग लेनी है, मैं आपसे वो शेयर कर दूंगा हिस्ट्री का पैटर्न, वो वार्डमेट में नहीं है। हम लोग अगले एडिशन में वार्डमेट के हिस्ट्री का पूरा पोर्शन ऐड करेंगे जिसमें डिफरेंशियल भी लिखे होंगे सब कुछ, ठीक है, लेकिन अभी इसमें नहीं है, तो अभी आपने मुझसे मांग लेना है, वो किसी बुक में नहीं दी हुई, ठीक है, तो वो मुझे याद करवाना है आपने, जब आपकी ऑस्पीस वगैरह शुरू होंगी तो उस टाइम पे मैं आपसे शेयर कर दूंगा, अगर मुझे मेल भी जाए अब, ठीक है। तो हिस्ट्री वहां से कर लेनी है, एग्जामिनेशन वही वाली हैं, ठीक है। तो बाकी लॉन्ग केसेस जो पूछे जाते हैं, अच्छा एक और चीज, सेंटाइल चार्ट्स जो है ना वो आपने प्रिंट करवा के लेके जाने होंगे उस वक्त, और उसको पे प्लॉट करना है, उसका भी तरीका आपको आना चाहिए। अच्छा, जो आरएमसी के लोग हैं, डॉक्टर राय असगर के लेक्चर्स के नोट्स हैं, ठीक है, वो ये पढ़े हैं। अच्छा, ये जो पूछे हैं ना, ये पास्ट फ्यू पास्ट ऑस्पीज ऑफ आरएमसी, ये भी सबने ही करनी है, क्योंकि ये जिस जमाने की ये आरएमसी की ऑस्पीज है ना, उस जमाने में सेंट्रलाइज्ड निज़ाम होता था, ठीक है। तो बेसिकली आप जिस भी कॉलेज से ताल्लुक रखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें यही पूछी जानी है घुमा फिरा के, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये जो है ना डॉक्टर राय सर के नोट्स,
they are specifically for people of या students who are currently studying in RMU, ठीक है, उन्होंने ये लाजमी करके जाने है, ठीक है, ये सिर्फ RMU के लिए। डॉक्टर एस के दिखा भी देता हूँ आपको। ये शुरू में मैंने बनाया हुआ है इसका, इसकी इंडेक्स टाइप, ठीक है, AFP के ये जैसे ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 2 पेज हैं, ठीक है, तो इसी तरीके से हैंड रिटन है, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ठीक है, सारे नोट्स इसी तरीके से, लेकिन ये शुरू में इंडेक्स है तो वो आपको हेल्प कर देगी। 1 क्लिक डाउनलोड ये लेकर, इसको आप बेशक कर लें डाउनलोड, ठीक है, लेकिन ऑस्पीज वगैरह आप ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करें तो यू वुड बी बेटर ऑफ। अच्छा जी, ठीक हो गया। पीरियड्स के लॉन्ग केसेस जो हैं, ये क्यों नहीं खुला, मेरे ख्याल से ये लिंक ब्रोकन है शायद। नहीं खुल रही है, देखिए अब ये निमोनिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अच्छा जिन पे स्टार्स है ना, ठीक है, ये तो हमेशा ही बड़े होते हैं, ठीक है, निमोनिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एंटेरिक फीवर, एक्यूट डायरिया, डिहाइड्रेशन, एस्मा, ब्रोंकियोलाइटिस, सीलिक डिजीज, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो, ठीक है, मेनिंजाइटिस, सीपी चाइल्ड, रूमेटिक फीवर, मैलन्यूट्रिशन, यूटीआई, टीबी, रिकेट्स, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मलेरिया, नियोनेटल जॉन्डिस एंड ब्रेन एब्सेस, ये तो आपको अच्छे तरीके से फिंगर टिप्स भी होने चाहिए। आप डायरेक्टली ये पीडियाट्रिक मेड सिंपल से कर लें तो आपको गुजारा हो जाएगा, उसमें सब चीजें एडेड हैं, ठीक है। हाँ, ये ग्रोथ चार्ट वगैरह की इंटरप्रिटेशन ना, ये उस टाइम की बातें हैं, अगर आपको ना समझ लग रही है तो फिर मुझसे आप पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा कि मैं समझा दूंगा आपको उस टाइम पे, ठीक है, अभी तो टू अर्ली है। यहां तक कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज? पीड्स खत्म हो गया, ठीक है, मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि पीडियाट्रिक्स मेड सिंपल, अगर आपने अभी नहीं ना शुरू की पीड्स, ठीक है, और आप अभी की भी बिल्कुल भी नहीं की हुई, तो ये बुक है, ठीक है, जो आपको बचा सकती है इस टाइम पे। आगे चले गायनी हॉब्स की तरफ। ठीक है, गायनी हॉब्स में क्या करना है आपने, ठीक है, कि इसके भी फॉर्मेट ये है कि इसमें 7 स्टेशन होते हैं गायनी के, 8 स्टेशन होते हैं ऑप्स के, तो ये बन जाते हैं टोटल 75 मार्क्स, ठीक है, जिसमें से ये 15 स्टेशन में से 5 स्टेशन ऑब्जर्व होते हैं। अब वो किस तरीके के ऑब्जर्व स्टेशन हो सकते हैं? हो सकता है कि वो आपको कहें कि आप काउंसिल करें मदर को कि वो टाइमली जो है ना वो फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स लें, तो आप उसे बताएंगे कि एनेंसेफली वगैरह और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के बारे में बताएंगे। आप काउंसिल कर सकते, एक स्टेशन आ सकता है कि आप काउंसिल करो मदर को कि जो फीटस है उसकी एनेंसेफली है, तो एनेंसेफली है तो उसने अल्टीमेटली सर्वाइव नहीं करना, तो आप काउंसिल करो मदर को कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। ये आ सकता है कि आप सब फर्टिलिटी, एक कपल आपके पास आया है, ठीक है, अभी वो 5 से 6 महीने हुए हैं उनकी शादी को, ठीक है, एंड दे आर कंप्लेनिंग दैट दे आर नॉट फर्टाइल। आपने उनको काउंसिल करना है, उन्हें बताना है कि सब फर्टिलिटी जो है वो 1 साल के बाद कंसिडर करते हैं कि सब फर्टिलिटी है कि नहीं, उसके बाद उसके कॉजेस के बारे में बताएं, उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताएं। ये आ सकता है ऑब्जर्व स्टेशन में कि एक
लड़की आपके पास आई है, ठीक है, और वो कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में आपसे पूछ रही है, तो कॉन्ट्रासेप्शन वाला चैप्टर बेसिकली आपने पूरा उसको आसान अल्फाज में पढ़ा देना है, ठीक है। इस तरीके के इसके लॉन्ग केसेस होते हैं, ठीक, सॉरी, ऑब्जर्व स्टेशन होते हैं। ऑब्जर्व स्टेशन समझ लग गई है इसके? मैं आपको इसमें ना वार्डमेट में लिखे भी हुए हैं ऑब्जर्व स्टेशन, मैं बता देता हूँ आपको। गायनी के आते हैं जी, यूवी प्रोलैप्स के बारे में, मिसकैरेज के बारे में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में आ जाता है, ओवेरियन मास के बारे में, फाइब्रॉइड, मोलर प्रेगनेंसी, एंडोमेट्रियल सी है, सर्वाइकल सी है, बार्थोलिन सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और वुंड इन्फेक्शन सेकेंडरी टू सी सेक्शन। ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन इस तरीके से आ रहे होती है कि आपने बस एक्सप्लेन कर देना है उन्हें, ठीक है। बेसिकली आपने टॉपिक सुना देना है उसे, जो भी सामने बैठा हुआ है। ऑप्स के आ जाते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया, प्रप्शो प्लेसेंटा, पी प्रॉम, प्री टर्म लेबर, एनीमिया इन प्रेगनेंसी, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, नॉर्मल डिलीवरी, ट्विन प्रेगनेंसी, ओलिगोएडेमियोस, पॉलीएडेमियोस, आईयूजीआर, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, इस तरीके की चीजें। तो ये सारी की सारी अवेलेबल है वार्डमेट के अंदर, लिस्ट अवेलेबल है। टॉपिक तो आपने बुक से ही पढ़ना है ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा, फिर सीटीजी इंटरप्रिटेशन, पार्टोग्राम की प्लॉटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल लेबल, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ब्रीच डिलीवरी, ये सारी की सारी मैं आपको दिखाता हूँ वीडियोस कहाँ पे है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ शोल्डर डिस्टोशिया मैनूवर्स, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फोर्सेप या वैक्यूम डिलीवरी, आइडेंटिफिकेशन एंड यूजेस ऑफ वेंटूस, फोर्सेप, स्पेकुलम, ठीक है, पैप स्मीयर, स्पैचुला, क्लैंप्स, how to insert IUCD and counsel about it, counsel about the types of contraception, counsel about infertility, demonstration of abdominal examination in pregnant lady, demonstration of vaginal examinations, counseling to the parents of encephalic या Down syndrome baby, prenatal diagnosis की counseling करनी है, counseling of endometrial या ovarian या cervical carcinoma, counseling about epilepsy, anemia, hypertension, diabetes in pregnancy, counseling about hepatitis B, HIV in pregnancy, management of emergencies, placental abruption, cord prolapse and eclampsia, procedures, DNC, suction and ECV. ये सारे के सारे ऑब्जर्व स्टेशंस हैं। इनमें से 70 to 80% की वीडियोस आर अवेलेबल। कहाँ पे? ये ले, ये दोनों खोलने आपने, ठीक है। ये देखें, ये है जी आपकी ये मैं खोल के भी दिखा रहा हूँ प्लेलिस्ट, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी, फोर्सेप्स डिलीवरी पार्ट 1 2 3, वैक्यूम डिलीवरी पार्ट 1 2, ब्रीच डिलीवरी, ये सारी चीजें, शोल्डर डिस्टोशिया, कस्को, स्पेकुलम, ये सारे आपके ऑब्जर्व स्टेशंस हैं और बहुत हाई यील्ड चीजें हैं ये, ठीक है। अच्छा, ठहरे एक मिनट, इसके बाद आ जाता है आपके पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ डीएनसी इन वीडियो फॉर्म, ठीक है। ये एक वीडियो में सारी डीएनसी जो है ना, डायलेशन एंड क्यूरेडांस, उसकी वीडियो में सारे उसके इंस्ट्रूमेंट्स एक्सप्लेन है पूरे तरीके से। ये ठीक है, ये सारे के सारे बारी बारी सारे इंस्ट्रूमेंट्स बताएंगे डीएनसी के। उसके बाद आप आगे मूव करोगे तो ये भी सारे के प्रोसीजर एग्जामिनेशन है, ठीक है। ये वही ऑब्जर्व स्टेशन की लिस्ट है, ये आपने सारे खोल के पढ़ने हैं, ठीक है। आप गुजारा इसके बगैर नहीं होगा। अब आ जाते हैं स्टैटिक स्टेशंस पे। ये ऑब्जर्व स्टेशंस वाली चीज कवर की है हमने गायनी ऑब्स की। अब स्टैटिक स्टेशंस की बात करते हैं। 10 टीचर्स आनी चाहिए A to Z सही तरीके से। नोट्स पढ़ लें, जो चीज़ें नोट्स में हैं वो आप 10 टीचर से छोड़ सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, आपने पढ़े होंगे नोट्स, आपको अंदाजा हो गया होगा, ठीक है। पास्ट ऑस्पीज जो है, ये वाली भी करनी है आपने, ये वाली भी करनी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल खोल के दिखा रहा हूँ, ये दोनों करके जानी है ताकि आपको अंदाजा हो। और
एक और बुक आती है आलिया बशीर के नाम से, क्या नाम है? आलिया बशीर, ठीक है। उसमें से आपने ऑस्पीस करके जानी है, ठीक है। सिर्फ आलिया बशीर नहीं करनी, ये भी करनी है। 171 फोटोज ये हैं, तकरीबन 150-200 वो हैं, ठीक है। तो ये सारी करके जानी है आपने। ठीक है, must go through 10 teachers Puri and you must buy the book Alia Bashir in which there are questions of OSPI that you should go through the book and you are done with your prep, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गई आपकी। अब अगली बात आती है इसके लॉन्ग केस की। लॉन्ग केस में आपका एक केस होगा गायनी का, एक केस होगा ऑप्स का, ठीक है। उन दोनों के हिस्ट्री टेकिंग का तरीकेकार इसमें लिखा हुआ है वॉर्डमेट में, ठीक है। ऑप्स हिस्ट्री टेकिंग एंड लॉन्ग केस फॉर्मेट पूरी डिटेल में, हाउ टू टेक हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। गायनी हिस्ट्री टेकिंग एंड लॉन्ग केस फॉर्मेट पूरी डिटेल में लिखा हुआ है। फिर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी पूरी डिटेल में लिखी हुई है। शोल्डर डिस्टोशिया की मैनेजमेंट लिखी हुई है। फोर्सेप्स डिलीवरी की मैनेजमेंट लिखी हुई है, ठीक है। ये लाजमी है, इसके बगैर आपका नहीं गुजारा होना। वीडियोस लाजमी है, उसके बगैर भी आपको गुजारा नहीं होना, वरना फिर आप लोग खुद जा रहे होंगे बार बार वार्ड्स में, पूछ रहे होंगे, कुछ को सही गाइडेंस मिल जाएगी, कुछ को नहीं मिलेगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अपना होमवर्क आपका यही है कि आपने जो है ये वार्डमेट अच्छे तरीके से कर लेनी है, जो टिप्स मैंने आपको बताई है वो सही तरीके से फॉलो करनी है, चीजें आपको पता हो कि आपने करना क्या किया है। सही हो गया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल पीडीएफ में है। लोकल बुक्स जो है ना पीडीएफ में शेयर ना ही करें, क्योंकि उनका ना कॉपीराइट इशू होता है। ठीक हो गया? ये तो हो गई थी आपकी पूरी तैयारी, सारे जो है ना चारों। मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि जो वार्डमेट है, ठीक है, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं फ्रॉम जुबैर बुक डिपो लाहौर। अभी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो आप सिंपल इस पर व्हाट्सएप कर देंगे जो नंबर है, ठीक है। अपने नाम, एड्रेस और जो भी डिटेल्स होती है, नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, ठीक है, अलॉन्ग विद द बुक नेम, क्योंकि बुक बताएंगे तो फिर ही है। हमारा पेजेस भी लाइक करते हैं स्टडी मेट का और मेट एग्जाम एक्सपर्ट का। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट कि वाइवे में आपने किस तरीके से जो है ना अप्रोच करना है। वाइवा जो फाइनल का होता है ना, ठीक है, वो बाकी सालों से फर्क होता है। अगर आप अपना नॉलेज वॉमिट आउट करेंगे ना उसके सामने, एग्जामिनर के सामने, फिर वो आपको कहीं ना कहीं फंसा लेगा, ठीक है। जाहिर बात है, बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, कुछ सख्त भी होते हैं, ठीक है। तो आपने अपना नॉलेज आराम आराम से आगे देना है, कोई ब्लंडर नहीं मार सकते। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर ब्लंडर मार लेते हैं तो गुजारा हो जाता है। फाइनली में अगर आप ब्लंडर मारेंगे ना तो वो आपको उड़ा भी सकते हैं, सीधी सी बात है। और वो फिर हक पे भी होंगे, ठीक है। ब्लंडर नहीं मारना, कोई नहीं आता चुप हो जाओ, ठीक है। आ रहा है तो एक, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मुझसे कोई पूछता है ना कि जैसे मैंने अब इसमें लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल इफ योर वाइवा इज अबाउट लेट्स से डायबिटीज, हाउ आई वुड अप्रोच इट। हिस्ट्री पूरी सुनाऊंगा, डायग्नोसिस बताऊंगा और चुप हो जाऊंगा, एंड विल वेट फॉर द एग्जामिनर टू आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वुड मोस्ट प्रोबेबली बी हाउ विल यू डायग्नोज इट, ठीक है। तो मैं सिर्फ नाम बता के इन्वेस्टिगेशन के चुप हो जाऊंगा। फिर वो पूछेगा अच्छा डॉक्टर साहब A1C के बारे में आपका क्या ख्याल है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। फिर मैं कहूंगा अच्छा सर इस तरीके से है, हालांकि मुझे पता है, मैं इकट्ठा भी कह सकता था सर इस पेशेंट को डायबिटीज है, ठीक है, डायबिटीज की हिस्ट्री इस तरीके से होती है, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, ये वो, ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेशन में आप A1C करते हो, ठीक है, रैंडम ब्लड शुगर करते हो, फास्टिंग ब्लड शुगर करते हो, ये करते हो, वो करते हो, ठीक है। फिर इसकी ट्रीटमेंट में मेटफॉर्मिन से शुरू करते हो और ये है वो है, फिर आगे इंसुलिन आ जाती है। ये मैं सुना के 2 मिनट में फारिग हो जाऊंगा। उसके बाद वाइवा तो आपका चलना है 10 मिनट, बाकी 8 मिनट आप कैसे गुजारोगे। ये जो 8 मिनट गुजारने उसका तरीका ये है, बताओ जी अच्छा सर जी इसको डायबिटीज लग रही है मुझे, वो पूछेगा आपको कैसे लगा जी, ठीक है, आप उसमें 2 मिनट लगाओगे। फिर वो अच्छा इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे, आप उसमें 2 मिनट लगाओगे। अब इफेक्टिवली चीज वही है जो आपको आती है, ठीक है, लेकिन जब तक एग्जामिनर ने मुश्किल क्वेश्चन की तरफ जाना है ना, ठीक है, आप अपना वाइवा खुद गाइड कर रहे हो, आप उसके 8 मिनट ले चुके हो। जब मुश्किल क्वेश्चन आएगा उस वक्त तक वो भी थक चुका होगा, ठीक है। तो उसने कहना अच्छा चलो यार इसने मुझे इतने सवाल बता दिए, तो अगर एक आध नहीं भी आता तो ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, कैंसर्स आर ऑलवेज एट द एंड।
एंड ऑलवेज आंसर विद द कॉमन थिंग्स फर्स्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गई थी आपकी पूरी OSPE की तैयारी और किस तरीके से करनी है। दोबारा मैं कहूँगा वार्डमेट ऑर्डर कर ले। वार्डमेट जो है ना वो नहीं, फाइनल ईयर की अलहदा नहीं है, इसमें सब कुछ है, ये 3rd 4th फाइनल ईयर के लिए बनाई हुई है। बल्कि अपने जूनियर्स को भी आप कह सकते हैं, उनके लिए भी ENT और आई के एग्जामिनेशन इसमें मौजूद है, तो उनको भी इसमें फायदा होगा। उनके लिए तो शायद ही मैं सेशन कर सकूं, इतना टाइम शायद ना निकले, लेकिन उनके लिए भी ENT और आई की एग्जामिनेशन तो और कहीं भी नहीं लिखी हुई, किसी किताब में नहीं है, सिर्फ इसमें है। कोई और क्वेरीज क्वेश्चंस बता दें अगर हैं, ठीक है। और डू राइट योर रिव्यू, प्लीज डिटेल रिव्यू लिख दें। और जो हमारे पेजेस हैं स्टडी मेट का और मेट एग्जाम एक्सपर्ट का, काइंडली वो भी लाइक कर लें ताकि आप अपडेटेड रहें। और एक और चीज़, आप लोग तो सारी बात है, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आप लोग आराम से पास आउट हो जाएं। आपके जूनियर्स के लिए हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सी बुक्स आ रही हैं। MBBS के सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स आने लगी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एनेटमी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीट्स की तो ऑलरेडी है, ठीक है। फिर ENT, आई, कम्युनिटी मेडिसिन, ठीक है। इन सब की चीज़ें आ रही हैं अलॉन्ग विद द लेक्चर्स, ठीक है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके जूनियर्स के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि उनको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो डू स्प्रेड द वर्ड, ठीक है। बाकी डू राइट योर रिव्यूज, और भी क्वेश्चन क्वेरीज हैं तो बताएं, वरना फिर सेशन हम एंड करते हैं। चलें जी, ठीक है। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। दुआओं में याद रखें, आगे बल्कि इंडक्शन आ रही है तो दुआओं की शदीद ज़रूरत है। पोर्टल खुल गया तो दुआएं लाजमी करें, दुआ करें कि इस दफ़ा इंडक्शन कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। जज़ाकल्लाह फॉर योर टाइम। उम्मीद है कि सेशन हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। और ये वाला जो सेशन है, ठीक है, इट विल बी शेयर्ड ऑन द यूट्यूब पेज एज वेल, ठीक है। चलें जी, एंड करते हैं सेशन। माफिया प्लीज एंड द लाइव सेशन। हाँ जी, मैं कर देता हूँ PDF शेयर, दोबारा से कर देता हूँ। कोई और क्वेश्चन क्वेरीज हुई ना तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे कर सकते हैं, ठीक है।
जी, जी, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल। रिकॉर्डिंग जो है ना अभी मैं इसको पोस्ट कर दूँगा यूट्यूब चैनल पे भी, ठीक है? वरना ये स्टडी मेट के फेसबुक पेज पे तो ऑलरेडी होगी।